नए हफ्ते की दमदार शुरुआत के लिए तैयार होते हैं बाजार और सेंचुरी मारने के मूड में आता हुआ गिफ्ट निफ्टी मजबूत शुरुआत के बाद क्या कुछ एक्शन और तेजी का बढ़ेगा, 22,000 की तरफ बढ़ेंगे, पार करेंगे, टिकेंगे, रुकेंगे या फिर आएगा हल्का फुल्का करेक्शन और मुनाफा वसूली। लेंगे इन सारे सवालों का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पिछले हफ्ते के उतार चढ़ाव के बीच ये हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। नतीजों का पूरा एक्शन है। ग्लोबल बाजार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। एशिया के लगभग सारे बाजार आज छुट्टी पर हैं। हाँ, सारी छुट्टी सारे। ओके। चीन तो एक हफ्ता, चीन तो हफ्ता भर बंद है। नया साल तो यही मनाते हैं और अपना भी मनाते हैं, दूसरों का भी मनाते हैं। पूरे खुद का तो पूरा मनाते हैं हफ्ते भर। और दुनिया भर के बाजार 2 दिन, दुनिया भर का नया साल जो पहली जनवरी को था उसमें 2 दिन मनाते हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। और उसके बावजूद इकोनॉमी इतनी मजबूत है उनकी, मतलब मजे क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ज़्यादा छुट्टियों से इकोनॉमी ज़्यादा मजबूत हो? आई एग्री सर, ये थोड़ा हमारे लिए भी करना चाहिए। हम दोनों एक बात पे तो सहमत हैं सब। लेकिन आइए शुरुआत करने के लिए आज के ट्रिगर्स देख लेते हैं। दमदार ट्रिगर्स से आपके लिए दुनिया भर के बाजारों से मजबूत संकेत आते दिख रहे हैं। अमेरिका में देखिए S&P को रिकॉर्ड क्लोजिंग और 5,000 के ऊपर निकलता हुआ S&P पहली बार इतिहास में बंद होने के लिए आज से निकल तो गुरुवार को ही चुका था, एक बार टच एंड गो हुआ था, अब बिल्कुल बंद ऊपर होता हुआ। और इन सब के बीच में नेस्डेक ने भी अब रिकॉर्ड बना लिया है। नेस्डेक लगातार रिकॉर्ड के आसपास चल रहा था, पहले डाउन है, फिर S&P ने, और अब नेस्डेक ने भी रिकॉर्ड बना लिया। कच्चा तेल लगातार 5 दिन चढ़ता हुआ, लेकिन ऐसे बढ़त बहुत ज़्यादा नहीं है, $82 के आसपास है। नंबर्स आए वीकेंड पर, लंबी लिस्ट, और आज दीप मेरा भी फोकस नंबर्स पे ज़्यादा है, कमेंट्री से ज़्यादा आज मैंने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वीकेंड पर ढेर सारे नंबर्स हैं जिन पर एक्शन रहेगा। हीरो और अरबिंदो अच्छे नंबर्स आए हैं, PI ने अच्छा दमदार प्रदर्शन किया है, लेकिन ONGC, DVs, टाटा पावर, बंधन में बहुत सारे ऐसे नंबर्स भी हैं जो डीले डाले हैं, उन पर भी रहेगा पूरा का पूरा फोकस। तो बहुत कुछ होने वाला है आज आपके लिए जिस पर आपको रखनी है नजरें। बिल्कुल, और ये हफ्ता अर्निंग्स के लिए काफी बड़ा रहेगा। आखिरी हफ्ता अर्निंग्स का है सर, तो काफी ज्यादा हफ्ते रहने वाले हैं। ये खबर आपने अच्छी सुनाई कि आखिरी हफ्ता अर्निंग्स का है, और इसके बाद हम थोड़ा सा दबाव कम महसूस करेंगे अर्निंग्स का, कम से कम ये एक अच्छी बात है। चलिए, वो तो पूरा एक्शन बना रहने वाला है। स्टॉक्स की भी सर आपसे बात करनी है, हमारे बाजार की भी एक्शन की बात करनी है। आज सोचा थोड़ा ग्लोबल मार्केट से करते हैं शुरुआत, क्योंकि लगातार हैंडओवर जो ग्लोबल मार्केट्स हमें दे रहे हैं सर, वो काफ़ी बढ़िया दे रहे हैं। कुछ भी हो, थ्रू द डे अगर आप देखते हैं फ्यूचर्स आपको सुस्त दिखते हैं, एंड में देखते हैं आप ज़बरदस्त एक्शन बनता है। लगातार 5वीं साप्ताहिक बढ़त आपने पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में देखी, तो 5 हफ्ते से बढ़त का ट्रेंड है। अगर आप पिछले 14 हफ्ते का ट्रेंड देख लें तो 13 हफ्ते आपको पॉजिटिव क्लोज मिला है। बीच में एक हफ्ता था जो नेगेटिव हो गया था, अदरवाइज 13 हफ्तों से आपको पॉजिटिव क्लोज अमेरिका दिखा रहे हैं। तो वहाँ से जो स्ट्रेंथ आ रही है वो काफ़ी आपको मजबूत आती हुई दिख रही है, और IT स्टॉक्स स्पेशली जिस तरह का उछाल दिखा रहे हैं वो काफ़ी मजबूत है। तो बिल्कुल ग्लोबल मार्केट्स का हैंडओवर तो बढ़िया आ रहा है सर। हाँ दीप, मेरे ख्याल से अमेरिका से इससे बेहतर संकेतों की उम्मीद करना भी गलत है। आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं अमेरिकी बाजार, लगातार निचले स्तर से खरीदारी दे देते हैं। हाँ, वो तेजी नहीं दिख रही जो पहले हो रही थी, लेकिन लाइफ हाई के आसपास टिके रहना भी अपने आप में कोई कम अचीवमेंट नहीं है। और एक के बाद एक देखिए रोटेशन से मार्केट हाई बना रहे हैं। पहले डाउन ने हाई बनाया, उसके बाद S&P 500 हाई पर पहुंचा, और शुक्रवार को नेस्डेक ने भी नया हाई बना दिया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया संकेत अमेरिकी बाजारों से, और मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार कुछ और बेहतर मजबूती दिखाने को तैयार है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है तीनों में, वो है S&P 500 का 5,000 के ऊपर टिकना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तीनों इंडेक्स में क्वालिटी वाइज जो तेजी के लिहाज से जो क्वालिटी है उसमें मैं S&P 500 को सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि वो इंडेक्स आपको अमेरिकी बाजारों का सबसे ज़्यादा और सबसे सही हाल दिखाता है। नेस्डेक टेक हैवी है। डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज की कैलकुलेशन का तरीका अपने आप में ये अलग है, जिसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगते हैं, वो भले सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक है। तो S&P 500 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सही तस्वीर अमेरिकी बाजारों की दिखाता है। ब्रॉड बेस्ड मार्केट है। रसल 2000 स्मॉल कैप शेयरों का इंडेक्स है, वहाँ पर भी अच्छी तेजी। तो आई थिंक अमेरिकी बाजार सेट है दीप। और सबसे बड़ी बात है कि अब है ना, अच्छी बात है कि मार्च में ब्याज दरें नहीं घटेगी, ये पूरा मन बना ही चुके हैं। सो मार्च की पॉलिसी डिस्काउंटेड है, और मार्च तक का मान के चल रहे हैं कि अब मार्च तक कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम आगे की देखेंगे, मई की देखेंगे, जून की देखेंगे। सो आई थिंक उस हिसाब से मुझे लगता है ग्लोबल सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा एक्शन है वहाँ पर। चलिए, तो ग्लोबल सपोर्ट हमारे लिए अच्छा बना हुआ है। थोड़ा हमारे बाजार के लिए बताइए अनिल जी। थर्सडे को हमने देखा एक शार्प फॉल आपको आते दिखा, बट फ्राइडे को अच्छी रिकवरी भी आपने आती हुई देखी। हालांकि थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स में फ्राइडे को प्रेशर था, बट इंडेक्स फॉलो ऑन सेलिंग वैसी नहीं आई, और फ्राइडे को रिकवरी आपकी अच्छी आई, बैंक लेड रिकवरी आई। पिछले 2-3 दिनों से बैंक्स में थोड़ा एक्शन दोनों तरफ का ज़्यादा बढ़ रहा है। जब गिरते हैं तो भी बैंक्स में थोड़ा ज़्यादा एक्शन है, रिकवरी आती है तो भी एक्शन आता है। और लगभग जितना थर्सडे को गिरे थे
ऑलमोस्ट उतना फ्राइडे को रिकवर भी किया। और ये बहुत अच्छी बात है दीप। एक्चुअली जो हम शुक्रवार को, अगर आपको याद हो दोपहर वाले शो में जो हम बात कर रहे थे, इसी को कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। और आमतौर पर इंडेक्स मैनेजमेंट को है ना वो एक नेगेटिव टर्म में समझा जाता है, लेकिन हर बार हर टर्म कोई नेगेटिव नहीं होती है। ये इंडेक्स मैनेजमेंट पॉजिटिव साइड पर है। कैसे आप समझिए, इंडेक्स इसलिए किसी मार्केट के सेंटीमेंट का और मार्केट के मूड का बैरोमीटर माना जाता है क्योंकि वो है ना ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। आप हमेशा मार्केट अच्छा या खराब सारे स्टॉक देख के तो डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपने स्टॉक देख के डिसाइड करेंगे मार्केट अच्छा है तो वो सही नहीं है, इसलिए इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं, और उन सब की एक एवरेज मिलाकर इंडेक्स बनता है और वो आपको बताता है कि मार्केट अच्छा है खराब है। अब इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी बेहद मजबूत है, निफ्टी बेहद मजबूत है, गिरने नहीं रहा। क्यों? कभी निफ्टी में समझो आपका आईटी कमज़ोर हुआ तो पता चला बैंक्स मजबूत हो गए, कभी कोई ऑटो कमज़ोर हुआ तो सीमेंट में तेज़ी आ गई, कोई एफएमसीजी कमज़ोर हुआ तो किसी और सेक्टर में अच्छी तेज़ी बन गई। सो आई थिंक उसको देखकर आपको हमेशा ये लगेगा कि इंडेक्स आपके लिए कहीं न कहीं सपोर्ट देता दिख रहा है और इंडेक्स मैनेज हो रहा है। लेकिन ये मैनेजमेंट नहीं है, इंडेक्स में चर्निंग है। और आपको याद होगा अतुल सूरी साहब के साथ हमने एक शो भी किया था, उन्होंने कहा कि इंडेक्स को लोग पैसिव मानते हैं, लेकिन सबसे एक्टिव अगर कोई है पिछले 30 सालों में तो इंडेक्स रहा है। क्योंकि इंडेक्स हमेशा आदत है खराब स्टॉक्स को अपने से बाहर निकाल के फेंक देता है, अच्छे स्टॉक्स को अंदर बुला लेता है। सो इस लिहाज से अगर आप देखिए शुक्रवार को क्या हुआ, शुक्रवार को एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्निंग हुई जो लंबे समय से लोगों ने एक बिल्कुल क्लियर कट ट्रेंड बना दिया था कि सरकारी कंपनियां तो घटेंगी नहीं, पीएसयू तेजी में रहेंगे जी, पीएसयू खरीदो, और बैंक निफ्टी थर्ड क्लास बेकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में कुछ नहीं करेगा। और वही हुआ एग्जैक्टली, और एकदम रिवर्स हुआ। और आपको याद होगा शुक्रवार को हम यही बात कर रहे थे कि अब सरकारी कंपनियों में अनाप शनाप बढ़ने वाले मिड कैप शेयरों में आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। और बैंक्स मेक और ब्रेक दिन है नीचे के लेवल से पॉलिसी के बाद। सो बैंक्स एकदम घूम गए, जो सब अब जाहिर सी बात है बैंक्स में वैल्यूशंस अट्रैक्टिव हो गए कंपेरेटिवली, और आपके लिए वैल्यूशंस थोड़े से महंगे हो गए सरकारी कंपनी में। सो इंडेक्स अपने आप को मैनेज करके प्रॉपर तरीके से ऊपर आ गया। और फॉर ए चेंज इस बार जो आपके फेवरेट हैं पीएसयू थोड़े वो घटे, जो आपका इग्नोर्ड वाला है बैंक निफ्टी वो बढ़ गया। सो आई थिंक ओवरऑल ठीक है। इन सबसे बीच में आपको एक ही सिंपल सा फॉर्मूला रखना है, फोकस निफ्टी पे करिए। शॉर्ट टर्म मूव्स आपके बैंक निफ्टी पे आएंगे, वो आपको ऊपर नीचे तेजी से बढ़ाकर दे सकते हैं। अभी जैसे बैंक निफ्टी कल की जो रिकवरी हुई है, आई मीन शुक्रवार की, वो रिकवरी एक बार थोड़ी और आगे बढ़ेगी, हाई रेंज 46-200 की वहां तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। वहां से देखेंगे कि बैंक निफ्टी में दम है कि नहीं, और सरकारी कंपनियों के शेयर भी घट रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आएंगे, वहां से देखेंगे और कमजोर है क्या। अदरवाइज एक लेवल पे इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स बढ़ेंगे कुछ घटेंगे, और वो हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है दीप कि जो इंडेक्स मैनेजमेंट का मामला हुआ है वो सही दिन हुआ है। सही दिन मतलब फ्राइडे को। अगर ये सोचिए कि लगातार दूसरे दिन पॉलिसी के बाद बाजार कमजोर होते हैं और बैंक निफ्टी अगर समझिए 45,000 के नीचे बंद होगा तो मामला नीचे का रिस्क का खुल सकता है। जनवरी के लो जो थे आपके 44,425, 44,500 के लेवल, वो टूटने का अगर डर बनता तो आप बैंक निफ्टी को लंबे समय तक के लिए खराब होते हुए देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी एकदम सही लेवल पे घटा है। तो शुक्रवार की रिकवरी बहुत ज़्यादा काम की है दो लिहाज से। एक, इनको रिकवर होना ठीक था, और इस रिकवरी में एक और बड़ा मैसेज निफ्टी में ये आता है कि 21,500 के नीचे निफ्टी उतना ही जल्दी गिरने को तैयार नहीं है जितना 22,000 के ऊपर निकल के टिकने को तैयार नहीं है। तो ये 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आपका कंसोलिडेशन कर रहा है, और बैंक निफ्टी एकदम सही वक्त पर सही रिकवरी देता हुआ दिखा है। अब बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे बंद होगा तो खराब होगा, 46,200 के ऊपर बंद होगा तो वापस से आपकी रिकवरी। सो ये बैंक निफ्टी की आपके लिए 1200 पॉइंट की रेंज है क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी की 21,500, 22,000, 21,450, 22,050 समझ लीजिए, ये 600 पॉइंट के आसपास की रेंज है। सो आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन, टाइम वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है, इसको एंजॉय कीजिए। इस जर्निंग में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। फर्ज करें कोई बढ़िया क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, अच्छे पीएसयू स्टॉक्स बहुत तेज रनअप दे चुके हैं, जहां अनाप शनाप बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है, थोड़ा बेच दीजिए, 10% 15% नीचे वापस तैयार हो जाइए खरीदने के लिए। एक मौका आपको चर्निंग का दे सकता है। ये किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए। या फिर पोजिशनल इन्वेस्टर्स जो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए लगाते हैं, जिनका व्यू 6 महीने 12 महीने साल 2 साल का, उनके लिए ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और आप आराम से शांति से बैठो। अगर आपका स्टॉक कोई पीएसयू स्टॉक 200% देने के बाद 20% घट जाए तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो 2-3 हफ्तों 4 हफ्तों का ट्रेड लेते हैं, या जो डे ट्रेड टाइप के लोग हैं, उनके लिए ये सारी है। गॉट इट। ठीक है, तो बढ़िया सर, फिर सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। नतीजों पर अपने का आप बात करेंगे, उससे पहले आज की स्ट्रैटेजी कुछ खास है? खास है, सबसे खास तो आप ही हैं। थैंक यू। ओके, वो इसलिए कह रहा हूँ दीप, कितने दिन बाद हम शो कर रहे हैं साथ में?
आई थिंक हाँ, ज़्यादा। वेडनेसडे किया था, नहीं किया ही नहीं हमने। किया ही नहीं, हाँ मतलब 3 दिन पूरा और था। पूरा हफ्ते तो हमने मुलाकात हुई। स्टूडियो में नहीं किया, लास्ट टाइम बजट में स्टूडियो में साथ थे, तो उसके यही बाद तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो खास तो 10 दिन हो गए। हाँ दिन क्यों खास है वो तो पता होना चाहिए ना। 10 आप तो मिस नहीं करते, मैं करता हूँ। सर मैं आपसे ज़्यादा मैं करता तो चलिए हम बजट के बाद आज शो साथ करें। क्योंकि फिर बजट स्टॉक एक्सचेंज तो चले गए थे। मैं गुरुवार शुक्रवार तो मैं दिल्ली में था, दिल्ली में थे आप। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दीप ऐतिहासिक छुट्टी पे थे, 3 दिनों की लंबी। 3 दिन की लंबी हाँ, छुट्टी हो और 2 दिन की पुरानी और मिला दे। शनिवार रविवार की 5 और शुक्रवार से दीप मेंटली मूड में छुट्टी पे थे, बिल्कुल physically थे। बिल्कुल ऐसा ही था। और गुरुवार को भी आने के बाद आई एम श्योर थोड़ा टाइम तो लगा होगा। अभी एडजस्टेड है, अभी ready है सर। अब इस हफ्ते हम फुल फ्लेज तैयार है, दोनों तैयार है, और पूरे हफ्ते आपके साथ स्टूडियो में है। ग्लोबल संकेत है मिले जुले, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ, ये एक नंबर ये आज अच्छा का है, बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। आप कहें तो यही टच कर यस दूं। सर, बताइए। कैश मार्केट में 142 करोड़ की छोटी ही सही लेकिन खरीदारी आई जी। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। 656 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, थैंक यू वेरी मच। बेचे हैं स्टॉक फ्यूचर्स 2172 करोड़ के, नो डाउट बेचा है, बड़ा बेचा है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट 2 डेज कम है, बिकवाली का प्रेशर हुआ है कम है, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा रिलीफ वाला मामला है। गिफ्ट निफ्टी की जो सेंचुरी लगते हैं आप देख रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स का नहीं है, ऐसा ग्लोबल में कोई तोड़फोड़ तेजी नहीं है, लेकिन ये एफआईएस का सेलिंग प्रेशर कम होना भी अपने आप में हमारे मार्केट का सेंटीमेंट बढ़ाने के लिए ठीक है। Correct, sir. पॉइंट नंबर 1। दूसरा, लोकल फंड की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा छोटा सा 422 करोड़, नॉट मच। तो एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर हुआ कम। शुक्रवार की रिकवरी बहुत रिलीफ देने वाली है, नहीं तो वीकली क्लोजिंग खराब होती ना तो मतलब सोमवार सुबह मूड बहुत ख़राब रहता है, ये क्या है, बेकार छोड़ो ऐसा। अब मैं आपको जो सपोर्ट और ये रेंज देने वाला हूँ दीप, ये बड़े काम की इस हफ्ते के लिहाज से, ये हफ्ते के लिहाज से दे रहा हूँ। 21,525 21,625 इस हफ्ते आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में 21,950 22,050 की रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग। बहुत नीचे जाना चाहे तो 21,450 है, बट जो इस महीने के लोस के आसपास का है, तो ये सपोर्ट रेंज के आसपास आप में। बैंक निफ्टी में 44,850 45,050, ये 200 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगा। ऊपर में 46,000 46,200 की रेंज है जो आसानी से नहीं टूटेगी, ये आपके लिए बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के लेवल इतने क्रिस्टल क्लियर निकल के आ रहे हैं, मजे ही आ गया दीप। मजा आ गया। हाँ मतलब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीक में हमने एक 46,300 का हाई जरूर बनाया था, वो टच एंड गो वाला था। 46,188 की हाईएस्ट क्लोजिंग देखिए इस पूरी रिकवरी में, बार बार 46,000 46,200 पर जाकर रुक रहा है। 46,300 के ऊपर बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड दे देगा। अब आइए, इस रेंज को किसी एक तरफ तोड़ने पर ही आपको बड़ा मुंह मिलेगा बाजार में, नहीं तो नीचे के लेवल पे आपको खरीदारी आती दिखेगी, ऊपर के लेवल पे किसी न किसी रीजन से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। लास्ट लाइन जो शुक्रवार की थी आज फिर से है। तेजी से बढ़ने वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए, और पीएसयू शेयरों में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली करिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। ठीक है सर, तो कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखिए अपने स्टॉक्स पर। वैसे मूड अच्छा है, आज का सेटअप भी हम देख रहे हैं, ग्लोबल भी पॉजिटिव है, एफआईएस की भी आपने बात करी, कैसे हैं संकेत सर? ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईएस नेगेटिव, डीआई न्यूट्रल, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 3 न्यूट्रल, ये आज के आपके संकेत। 21,650 21,725 पहला सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए, इसके ठीक नीचे 21,525 21,625 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहाँ पर आपको सारे शॉर्ट्स काट के लॉन्ग ओवर बनाने, अगर दिन के दौरान गलती से वहाँ बाजार पहुंचे तो। ऊपर 21,850 21,900 इस रेंज में खुलकर देखेंगे, टाइम पास करेंगे, ताकत बनाएंगे, बन गई 21,900 के ऊपर निकल कर टिके तो 21,950 22,050 2205 नहीं 10 लगाइए 22,050, ये वो लेवल है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। इस रेंज में जरूर प्रॉफिट बुकिंग करें, बेचे भी, हिम्मत है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो बेच दिए भगवान का नाम लेके। बार बार मैं ये कहता हूँ, स्टॉप लॉस एक ही बार ट्रिगर होगा, रेंज के हाई रेंज पे हमेशा कॉन्फिडेंस बहुत होगा, लेकिन बेचा नहीं जाता, जरूर बेचे, जरूर बेचें। जरूर बेचे। स्टॉप लॉस है ना आपके पास में? है ना। हाँ बिल्कुल। क्या है अभी बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर का रेंज। बैंक निफ्टी 45,375 45,525 दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। गलती से नीचे आ जाए तो 44,850 45,025 स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग बाय जोन, और इस रेंज में शॉर्ट भी काटना है, लॉन्ग भी बनानी है। जिस तरह से बार बार 46,200 पे डबल ट्रिपल बॉटम टॉप बनाता है, वहाँ ही इसी तरह से 44,850 के आसपास डबल बॉटम भी बनाएगा, कॉन्फिडेंस लॉन्ग भी करना है। हाँ रखिए, है ना। ऊपर की तरफ 45,825 45,975 पहली रेंज, इस रेंज में पहुंचेंगे, देखेंगे और ताकत है कि नहीं है। बन गई ताकत, चांस कम है। 46,050 46,175 ऊपरी रेंज है, जहाँ पर जाकर आप रुकेंगे, ये है आपके लिए। क्लियर है? बिल्कुल।
लॉन्ग पोजीशन पुट कॉल रेशियो कुछ ज़्यादा कोई बदला? खास बदलाव नहीं, 33 से 34% पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, लाइट है, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्टॉप लॉसेस दे दूं दीप आपको, बताइए सर। तेजी की पोजीशन में स्टॉप लॉस 21,625 इंट्राडे, शुक्रवार का लो, क्लोजिंग 21,700। सेम स्टॉप लॉस था, शायद 21,650 दिया था, टच एंड गो हुआ था, 21,629 का लो बनाया था। सो आज 21,625 शुक्रवार के लो पे स्टॉप लॉस है, 5-15 पॉइंट आप अपना दिमाग लगा ले। लेकिन एक क्लोजिंग बेसिस पे 21,700 क्यों है, एक बात समझिए। बताइए। पूरा ये फरवरी का महीना दीप, 1 फरवरी से लेकर अब तक एक भी दिन आप 21,700 के नीचे बंद नहीं हुए जी। और ज़्यादा दूर नहीं है, आप 21,770 पे तो बंद हुए हैं। तो बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस मिल रहा है, छोटा सा क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग 45,400 है, अंदाज से दिया, कोई 45,500 रख ले, 400 रख ले, आप अपनी मर्जी से रख ले। क्लोजिंग 45,000 का है, थोड़ा दूर है लेकिन वही लगाना बेहतर है। ठीक है। अब आइए शॉर्ट साइड पे, इंट्राडे 21,850 है और क्लोजिंग 21,950 है। शॉर्ट साइड पे आप अपना स्टॉप लॉस टेलर मेड कर सकते हैं, आपको कम ज़्यादा करना कर लीजिए। वैसे क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस सेम 21,950 ही बनता है, वही रखिए, बाकी आपको जो बदलना है बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे इस फरवरी के महीने में बेस्ट क्लोजिंग आपको 21,930 के आसपास की मिली है 7 फरवरी को, उसके ऊपर बंद होता तो थैंक यू कर लीजिए, भाई गलती हो गई। अब आइए बैंक निफ्टी 45,725 शुक्रवार का जो हाई है वो आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस हो सकता है ट्रिगर हो जाए। अगर आपको बड़ा रखना है तो आपकी मर्जी, वो 46,000 होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इंट्राडे का छोटा रखिए, क्लोजिंग 46,000 रखिए। और क्लोजिंग भी अगर किसी को बहुत बड़ा रखना है तो 46,200 बनता है, क्योंकि इस महीने आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली है 46,188 की बैंक निफ्टी पर बजट के दिन, या तो इसके ऊपर रखिए। सो आपकी पोजीशन किस लेवल की है उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा आज टेलर मेड करना है, अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है सर, कर लेंगे। ठीक है। नई स्टॉप पोजीशन लॉस लगाने की एक बड़ी कला है जी। उसमें पारंगत होना चाहिए, स्पेशली ट्रेडर्स को, वो उनको समझ में आना चाहिए। दो तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, एक तो चार्ट्स के हिसाब से, इस चार्ट्स के हिसाब से नंबर कहाँ आ रहा है वो वहाँ आपका स्टॉप लॉस प्लेस होना चाहिए कि इसके ऊपर खराब हो जाएगा, इसके नीचे खराब हो जाएगा, इसके ऊपर बढ़ जाएगा, वो सब है। दूसरा स्टॉप लॉस आपका मेंटल स्टॉप लॉस होता है कि मैं कितना नुकसान कर सकता हूँ, वो दूसरा स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉप लॉस होता है वो आपका पोजीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस होता है कि भाई अगर चार्ट बोल रहा है कि आपको स्टॉप लॉस इतना लगाना है, लेकिन आप तो उतना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं हो, Exactly. तो आपको स्टॉप लॉस, वो आपका मेंटल स्टॉप लॉस अलग हुआ और आपकी लॉस के साथ। तीसरा जो है वो आपका स्टॉप लॉस आपकी पोजीशन के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस दिखा रहा है 46,000 का और आपने 45,800 पे शॉर्ट बनाया है, तो आप नुकसान क्यों करोगे यार? प्रॉफिट का सौदा है, नीचे 45,000 तक आया, आपने नहीं काटा, कोई बात नहीं, नहीं काटा, गलती हो गई। अब दूसरी गलती करके उसको लॉस में मत बदलो कि भाई एक साइड में मैंने ठीक किया था ट्रेड, शॉर्ट तो सही टाइम पे किया था, काट नहीं पाया, लेकिन अब मैं अड़के रहूं, वापस 45,000 आएगा तब तक, तो वो काम नहीं करना। तो लॉस, अगर आपका प्रॉफिट का सौदा लॉस में कन्वर्ट कर रहा हो तो फिर आप तुरंत काट लीजिए। ये अलग अलग तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने के, जो लोगों को समझने चाहिए। ये स्किल अच्छी है आपकी। अब रोज करते करते बनाते बनाते ये सब पोजीशंस, ये आपके लेवल्स निकालते निकालते दिमाग में आ गया, तो मैंने कहा बता देता हूँ, क्योंकि ये वो आप ही को लगाना है जी। आप ही को डिसाइड करना है कि आपका स्टॉप लॉस कैसे होगा, क्योंकि वो वैसा होता है ना कि वो वन साइड डजंट फिट ऑल। एग्जैक्टली। हाँ, तो एक स्टॉप लॉस मैं देता हूँ, मैं तो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर भी आपको उस स्टॉप लॉस को टेलर मेड अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना सीखना चाहिए। और जिस दिन सीख गए ना, उस दिन आपको बड़ा फायदा होगा। चलिए बढ़िया है सर। नई पोजीशंस कैसे करना है? खरीदा निफ्टी 21,625 शुक्रवार के लोज के स्टॉप लॉस समझेंगे, लेंगे 21,825 850 दो छोटे टारगेट, 925 950 मीडियम टारगेट, 22,000 22,050 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच अगर वहाँ तक आप पहुँचा दे तो। बेचना चाहते हैं 21,850 से मूड बनाए कि क्या मैं यहाँ बेचूँ, अगर मूड माहौल ठीक लगे कि डाउ फ्यूचर्स खराब हो रहे हैं, बाकी एशियाई बाजारों से तो आपको कोई संकेत मिलेंगे नहीं, आज सब जगह छुट्टी है। जिन लोगों ने अपने रेडियो टीवी सेट थोड़ी देर से खोले हैं उनको बता दूं, कोई भी एशियाई बाजार आज खुला हुआ नहीं, सिर्फ आप खुले हैं। और आज मुझे इसमें कोई वो है भी नहीं, ऑब्जेक्शन भी नहीं तो मैं चाइना का न्यू ईयर हम क्यों मनाएं, करेक्ट है ना। इस बार चाइना में वो ड्रैगन ईयर है, ईयर ऑफ द ड्रैगन, है ना, वो मतलब ड्रैगन वाला साल है, पता नहीं ड्रैगन वाले साल में क्या होता है भगवान जाने। तो लेकिन आज इस बार वो वाला है। एनीवे, सो जो बेच हर एनिमल वो चेंज होता रहता है, हर साल एनिमल चेंज। अभी खरगोश आता है, रैबिट था आई थिंक पिछले साल खरगोश था। हाँ, ठीक है। तो 21,950 के आसपास जितना नज़दीक बेच पाएंगे उतना बेहतर है। 22,000 या 22,050 ना, स्टॉप लॉस 22,050 करेंगे हम, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट और ऊपर, 22,050 का स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेगा दीप वो 21,800 21,750 दो छोटे टारगेट है, 21,725 21,700 दो मीडियम टारगेट है, 665 625
बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, 22,050 कर दीजिएगा निफ्टी में बेचने। वाह, हो गया सर, टीम है, गजब है। बहुत जबरदस्त है। किसने किया, तालियां। बहुत अच्छा बात करते किया हैं। और फिर ऑनर भी डाल दिया। मुझे लगता है मेरे भाषण सबसे ज्यादा यही समझे स्टॉप लॉस कैसे लगाने का। चलिए, तो ये है आपके लिए बेचने की राय निफ्टी में आपके। अब आइए बैंक निफ्टी। खरीदना है, आर्बिट्ररी स्टॉप लॉस लगाया मैंने 45,500 का या 45,400 का, जो आपको ठीक लगे वहाँ लगा लीजिए। टारगेट 45,725, 825 दो छोटे टारगेट, 900, 975 दो मीडियम टारगेट। यहाँ तक की तो विजिबिलिटी है, इसके ऊपर की थोड़ा सा फोग है, धुंधला है मामला, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे पता नहीं। देखते हैं। डे 2 आज बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अब आप बोलोगे सर आप तो रोज ही बोल रहे हो आजकल लेकिन जब पहले गुरुवार को बोला था, जब गुरुवार को पॉलिसी थी इसलिए बोलना जरूरी था। शुक्रवार को इसलिए बोला क्योंकि हल्का बैंक निफ्टी क्या घूम सकता है और घूमा भी। आज इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकत दिखाने के लिए डे 2 लगातार दूसरे दिन आपको मजबूती चाहिए, नहीं तो वनडे से काम नहीं चलेगा। 4 घंटे की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम नहीं चलेगा। इसलिए आज बैंक निफ्टी को फॉलो अप बाइंग दिखाकर, अगर आज बैंक निफ्टी 46,000 के आसपास पहुंच जाता है, टिक जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर तो कमाल ही हो गया। मतलब फिर तो बैंक निफ्टी के पाप धुल गए ये समझो। और धोने में सबसे आगे है आईसीसी बैंक जो लीडरशिप ले रहा है। तो आई थिंक आज फिर से मेक और ब्रेक दिन है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए हो ना हो, मेरे लिए है, ताकि मैं बैंक निफ्टी पे अपनी ओपिनियन फर्म बना सकूं। चलो जाने दो। मतलब हमें अगर कॉन्फिडेंस चाहिए बैंक निफ्टी वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ सकता है क्या, उसके लिए ये जरूरी है कि आज मजबूत बंद है। स्टॉप लॉस 45,400, टारगेट ऊपर में 46,050, 46,175। ओहो, ये कौन है इतना बुलिश मेरे से ज़्यादा बैंक निफ्टी में? 4,61,752, 1-2 हटा लीजिए, 46,175 ठीक है। और ऊपर में 46,300, बहुत ही मतलब ड्रीम सिनेरियो वाला टारगेट बैंक निफ्टी पर आपके लिए। ठीक है, बेचना हो तो बेचना जरूर, बिल्कुल बेचिए। जितना 46,175 के नज़दीक, 46,000 के ऊपर बेचेंगे उतना बढ़िया। 45,900 पे मूड बनाइए, देखिए माहौल देखिए कि भाई जैसे गैप से खुलर नहीं दे तो टिक ही नहीं पा रहा है, तो एक दिन का मामला था, तो 45,900 थैंक यू टक, नहीं तो 45,975 पे पक्का एक आपको शॉर्ट को लेना चाहिए। 46,050, 46,175 और 2 लेवल है जहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा बेच सकते हैं। 46,300 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट डिप सिर्फ 4 है नीचे के, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब तेजी कर रहा है बैंक निफ्टी तो रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। 45,825 पहला टारगेट है, 45,725 दूसरा टारगेट है, 45,650 तीसरा और 45,525 चौथा टारगेट। 4 ही टारगेट बस नीचे के लिए। थैंक यू। गॉट इट। चलिए, ये है सारे लेवल्स, बड़े टारगेट्स और दोनों की तरफ का ट्रेड का मौका आपके लिए। 12 स्टॉक्स है बैन में, बट बदलाव एक हुआ है। जी एंटरटेनमेंट की फ्रेश एंट्री हो गई, उसके सामने नैल्को बाहर आ गया। तो 12 के 12 स्टॉक्स हैं, बट जी एंटरटेनमेंट पूरे एक डजन वाह बना हुआ है सर इस बार। नैल्को बाहर है आपके लिए। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार में? लेवल दीप इम्पोर्टेंट, देखो पोजीशन ही ऐसी बनी, नीचे 21,500, ऊपर 22,000, बीच में कुछ नहीं। बैंक निफ्टी के लिए भी सेम, नीचे 45,000, ऊपर 46,000, बीच में कुछ नहीं। सो 46,000 बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि पार करने में मुश्किल होगी, आसान नहीं होगा। वहाँ पर तो 45,900, 975 पे पहली प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और सेम निफ्टी में 22,000 के नज़दीक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। वो 21,950 से आती है, 22,000 से देखने वाली बात। गॉट इट सर, ठीक है। आइए स्टॉक्स और नतीजों की बात की जाए। अनिल जी ने कहा है काफ़ी सारे स्टॉक्स उन्होंने आपके लिए करे हैं एनालाइज। पहले करते हैं शुरुआत रिजल्ट रिव्यू से। बताएं सर, कौन से स्टॉक्स हैं? कौन सी एक सीरीज आई थी ना जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का था ना, तेरा खून कब खोलेगा है? वो तो गैंग्स ऑफ वसेपुर, गैंग्स ऑफ वसेपुर था। मूवी देखी नहीं, मैंने खाली सुना पार्ट 1 and 2। हाँ, वो ऐसे मैं बंधन बैंक को देख के सोचता हूँ इसके रिजल्ट कब अच्छे आएंगे। मतलब कब देगा अच्छे रिजल्ट, वैसा हाल है। अच्छा, लेकिन मजे की बात ये कि आउटलुक बढ़िया आता है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि बंधन बैंक में पहले रिजल्ट रिव्यू में बंधन बैंक बता रहा हूँ, मतलब रिजल्ट कैसे भी दे, आउटलुक में कहीं कोई कंजूसी नहीं है जी। इस बार भी वैसे ही है। रिजल्ट खराब है हर एक पैमाने पर, लेकिन एसेट क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होती दिख रही है। ट्रेंड दिख रहा है कि बैलेंस शीट वगैरह थोड़ी सी अर्निंग आगे चल के मजबूत होगी। मैनेजमेंट इंप्रूव भी कर रहा है, हम भी उम्मीद करते हैं मैनेजमेंट के साथ इंप्रूवमेंट होगा भी। इसलिए नीचे की तरफ सपोर्ट है 208, 210 का बंधन बैंक में। खराब नतीजे कुछ हद तक प्राइस में पिछले 5 दिनों में 4% घटा भी है, 3 महीने में 1% घटा, तो ऐसा तो चला भी नहीं है। सो नीचे आएगा तो वहाँ सपोर्ट ले लेगा। ऊपर में 223 के आसपास रुकावट है, खुलना नीचे चाहिए, नीचे खुल के सपोर्ट लेकर शायद ऊपर आने की कोशिश करें। ये आपके लिए बंधन बैंक। ठीक है। दूसरा आइए आप ONGC, मिले जुले नतीजे,
हर क्वार्टर में इनका प्रोडक्शन वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है और अब उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जो नए प्रोडक्शन वॉल्यूम आने की तैयारी है अगले साल भर में, और ये वजह से है कि स्टॉक आपको सपोर्ट होता दिख रहा है। दूसरा सपोर्ट इसको कमज़ोर नतीजों के बावजूद जो ओएनजीसी को मिलेगा वो कच्चे तेल की बढ़त का भी मिलेगा। मेरा ये समझना है कि सपोर्ट लेगा ये 252 के आसपास। अगर नीचे खुलता है, नीचे आता है, तो वहाँ पर नीचे पे आपको लिए खरीदारी करने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। और हायर लेवल पर 275 रुपये के आसपास का लेवल है, जिस पर आपके पीछे का ये आज का आपके ऊपर का ये पूरा लेवल हायर लेवल का ओएनजीसी का निकल कर आता है। ये आपके लिए ओएनजीसी। और तीसरा स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। नतीजे हैं मजबूत, बढ़िया रिजल्ट्स हैं। स्टॉक लेकिन 3 महीने में ज़्यादा नहीं, 57% बढ़ा हुआ है। अच्छे नंबर्स प्राइस में है। लेवल्स बता दूं, 3700 के आसपास दीप सपोर्ट लेगा, सॉरी 4800 के आसपास सपोर्ट लेगा, और हायर लेवल 5080 का, 5080 के ऊपर और मजबूत होता दिखेगा, और 4800 के आसपास सपोर्ट लेगा। वैसे खुलना मजबूत ही चाहिए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग खुलने के बाद आ सकती है हीरो मोटोकॉर्प में। तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स। ओके, चलिए 3 नतीजे जहां पर आपको एक्शन दिखेगा। स्टॉक ऑफ द डे कौन से स्टॉक्स हैं सर के रेडार्स पर, आइए भी जानते हैं। आज फार्मा शेयरों पर फोकस ज़्यादा है, तो पहले 2 फार्मा शेयर हैं जी, उनका जिक्र करूंगा, और उसके बाद दूसरा एक और स्टॉक है। पहला है डीवीज लैब, जहां पर बेचने की राय है। नंबर्स यहां पर बेहद कमज़ोर है। डीवीज में भी ऑफ लेट नंबर्स में लगातार निराशा आ रही वैसे है। सपोर्ट नहीं आ रहा है। अब वो अलग बात है कि स्टॉक ज़्यादा घटता नहीं है। एपीआई बिजनेस, जो जेनरिक एपीआई बिजनेस, वो लगातार ढीला है। प्राइसिंग प्रेशर आ ही रहा है कंपनी पर। पहले मैं लेवल दे दूं, 3700 के स्टॉक लॉस से बेचा जा सकता है। 3600, 3560 और 3503 टारगेट है नीचे के, जिनके लिए यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं डीवीज लैब में। पूरे फार्मा स्टॉक्स में और स्पेशली हैवी वेट्स में सबसे कमज़ोर नतीजे डीवीज के आपको नज़र आएंगे। दूसरा स्टॉक ऑफ द डे है डॉक्टर रेड्डीज़। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 6060 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए। 6250, 6340 के ऊपर के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डीज़ के जो हैदराबाद प्लांट पर है, बचूपल्ली प्लांट है, उस पर EIR इनमें मिला है। मुझे लगता है स्टॉक एक रिएक्शन दे सकता है पॉजिटिव साइड पर। सो ये एकमात्र स्टॉक है जो नतीजों के अलावा मैंने पसंद किया। इनफैक्ट एक और स्टॉक है फार्मा में जो नतीजों के अलावा मुझे पसंद आ रहा है, देना मैं भूल गया, वो है स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स में भी अमान सा ने आकाश प्रकाश साहब ने खरीदारी की है। शुक्रवार को ब्लॉक डील में नाम आया, प्रोमोटर्स ने बेचा है। वो स्टॉक भी एकमात्र स्टॉक शायद फार्मा में ऐसा है जो अभी भी हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से नीचे, हमने 900 रुपये प्लस में रिकमेंड किया था, लेकिन 300 रुपये का लो बनाकर 700 तक आ चुका है। ये जिन लोगों के पास 900, 950, 950 का पड़ा है, वो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। आकाश प्रकाश साहब के खरीदने के बाद स्टॉक में एक और थोड़ी सी अच्छी पॉजिटिव व्यू बनती है। सो 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बिना रिजल्ट के भी बाय बनते हैं, एक स्ट्राइड्स है और दूसरा डॉक्टर रेड्डी है। अब आइए एक और स्टॉक है जहां खरीदारी की राय है, ये सरप्राइजिंग खरीदारी करने की राय है, और वो है PI इंडस्ट्रीज। UPL वगैरह के बाकी कंपनियों के नतीजे देखिए, इस इंडस्ट्री में बेस्ट रिजल्ट दिए हैं PI इंडस्ट्री ने, और आउटलुक भी बहुत अच्छा आया है PI इंडस्ट्रीज की तरफ से। मजे की बात दीप क्या है, स्टॉक पिछले 3 महीने में 5% घटा ही है, बढ़ा नहीं है। तो रिजल्ट से रिजल्ट कोई खास खराब नहीं हुआ है, तो मेरी खास बढ़ा नहीं है। मुझे लगता है कंपनी की जो 18-20% की ग्रोथ की जो उम्मीद है वित्त वर्ष 2024 में, वो आ जाएगी। आउटलुक पॉजिटिव है। ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है, खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर 3450 का स्टॉप लॉस है। 3540, 3560, सॉरी 3575 और 3600, ये 3 टारगेट है जिसके लिए PI इंडस्ट्रीज में करनी है खरीदारी। और 9 बजे का आयोजन मैं आपको बता दूं, 2 तो स्टॉक है मेरे पास स्टॉक ऑफ द डे जी। एक है IPO खुल रहा है, और एक IPO आज लिस्ट हो रहा है। बिल्कुल, ढेर सारा एक्शन, बहुत बातें करनी है। पहले बोला आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे मेरा फोकस है ज़्यादा। चलिए, तो 9 बजे की भी अपॉइंटमेंट सेट है, IPO की भी बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कुछ और स्टॉक ऑफ द डे की भी। उससे पहले बाकी स्टॉक्स जो रेडार पर हैं, नतीजे काफ़ी आए हैं, साथ ही खबरें भी हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। वरुण, नुपुर और आशीष हैं हमारे साथ तैयार। वरुण, मॉर्निंग, ट्रिगर्स और खबरें बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आज CPI और IIP के नंबर्स आने वाले हैं। जनवरी का CPI होगा, दिसंबर का IIP होगा, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। नतीजे, निफ्टी में कोल इंडिया, FNO में संवर्धन मदरसन, भारत फोर्ज, HAL और सेल के नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा RBI बोर्ड की बैठक भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे की, फाइनेंस मिनिस्टर जो है एड्रेस करने वाली है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। साथ ही साथ आज एक लिस्टिंग भी है पार्क होटल्स, जिसकी इशू प्राइस 155 का है, 62.9 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। एक्स डेट है, टोरेंट फार्मा के इंटरिम डिविडेंड है 22 रुपये प्रति शेयर का। कुछ IPOs, एक बेसिकली फाइनल अपडेट्स ही है। एंटेरो हेल्थ केयर का डे 1 का अपडेट है, आज डे 2 है, केवल 10% भरा है ये,
और रिटेल का पोर्शन 45% भर चुका है। राशि पेरिफेरल्स फाइनल अपडेट, टोटल 59.71 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो है 10.44 टाइम्स है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 4 टाइम्स भर चुका है, ये फाइनल अपडेट बता रहा हूँ। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 2.49 टाइम्स है। और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 18.5 टाइम्स है और यहाँ पे रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो है 5.46 टाइम्स का रहा है। ओके, चलिए ये हैं आपके लिए कुछ अपडेट्स। नुपुर मॉर्निंग, बताएं नतीजे कौन से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। रिपोर्टेड नंबर्स आपको अनुमान से कमज़ोर नजर आएंगे, लेकिन इंटरनल्स देखें तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे लॉस आया है इस बार करीबन 20 करोड़ के आसपास का, तो यहाँ पे फोकस करके चल रहे हैं। साथ ही साथ तो ATD फ्यूचर्स है, उसकी जो क्वांटिटी है वो 14% से इस क्वार्टर में बढ़ती हुई आती हुई दिखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखिए एडजस्टेड बेसिस पे तो आपको 30% की ग्रोथ नजर आएगी। और बिंदु फार्मा, यहाँ पर कंपनी की आय हालांकि जो टैक्स का एडजस्टमेंट था यूरोप में, उसके चलते अनुमान से कम आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो मजबूत ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखेगी, करीबन 68% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन 21% का अनुमान था, करीबन 22% के आसपास आते हुए दिखे। US की जो आय है वो भी 29% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई है। कैश में होनासा कंज्यूमर अच्छे नतीजे कंपनी की तरफ से आते हुए दिखे। 27% की ग्रोथ आपको आय में आती हुई दिखेगी, करीबन 3 गुना से कामकाजी लेवल पे मुनाफा बढ़कर आते हुए नजर आया है। मार्जिन्स भी देखें तो 3% से सुधर के 7% पहुंच गए। मुनाफा भी देखें तो 3 गुना की बढ़त आपको यहाँ पे भी दिखेगी। IRFC पे फोकस करके चलना है। 8% से कंपनी की आय इस तिमाही में बढ़कर आती हुई नजर आई है, लेकिन मुनाफा देखें तो 2% की गिरावट आपको यहाँ पर नजर आएगी। SJVN यहाँ पर भी एक कमज़ोर नतीजे, कंपनी की आय में 1.5% की गिरावट है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 3% से गिरकर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स में भी रहा है दबाव, लेकिन मुनाफा देखे तो 52% की गिरावट आपको यहाँ पर भी दिखेगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कमज़ोर नतीजे यहाँ पर भी है। आय में करीबन 10% की गिरावट है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 11% से घटकर आते हुए दिखा है और मुनाफा भी देखें तो 50% की गिरावट आपको यहाँ पर भी दिखेगी। न्यू इंडिया एश्योरेंस मिला जुला क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। 14% से न्यू प्रीमियम अर्न बढ़कर आते हुए दिखा है। मुनाफा देखें तो यहाँ पे कमजोरी है और सॉल्वेंसी रेशियो भी देखें तो 191 से घट के 172% पर रही है। कैंपस एक्टिव है, कंपनी की आय में करीबन 1.5% की बढ़त है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं। 40% की गिरावट मुनाफे में और मार्जिन्स भी देखें तो 20% से घट के सिर्फ 10% के आते हुए दिखे। श्री रेणुका शुगर्स यहाँ पे मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी कंपनी की आय में 18% की बढ़त है। पिछली बार 14 करोड़ का मुनाफा क्या था, इस बार करीबन 170 करोड़ का घाटा आते हुए दिखा। और लास्ट में मिश्र धातु निगम, यहाँ पे कंपनी की आय में 8% की बढ़त है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं क्योंकि मार्जिन्स 28% से गिर के सिर्फ 14% के रह गए। आइए कुछ और नतीजे और खबरें भी जान लेते हैं। वरुण बताएं। नतीजों में अंबा एंटरप्राइजेस है, जहां पे घाटा हुआ है कंपनी को 48 लाख का। इसके पहले मुनाफा था करीब 14 करोड़ के आसपास का, तो यहाँ पे लॉस आया है। अदर एक्सपेंस जो है 114 करोड़ पे आया है 97 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यूज़ 4% गिरे हैं। मार्जिन हालांकि बढ़े हैं 5.8% से बढ़ के 6.1%। यथार्थ हॉस्पिटल, ये नतीजे अच्छे हैं। आय में 21% की बढ़ोतरी, मार्जिन में करीब 1.5% की बढ़ोतरी और मुनाफा 38% बढ़ के आया है। इसके अलावा प्राइसटाइन इंफ्राकॉम में 100% अधिग्रहण को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। 116 करोड़ में पूरा अधिग्रहण जो है वो करेंगे, 2 महीने में ये अधिग्रहण करने वाले हैं। खबरों में पेटीएम रोज रहता है, आज भी है। कंप्लायंस और रेगुलेटरी मामलों को बेहतर बनाने के लिए एक ग्रुप एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई गई है। पूर्व सेबी के चेयरमैन जो है M दामोदरन, इनकी अगुवाई में एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। ICAI के पूर्व चेयरमैन MM चितले और आंध्रा बैंक के पूर्व CMD रामचंद्र राजाराम जो है वो भी इस कमेटी में शामिल है। और साथ ही साथ रॉयटर्स के हवाले से कुछ खबर भी आई है कि RBI के रिस्ट्रिक्शंस के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के जो ट्रांजैक्शंस है उनमें 10 से 15% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। और पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांजैक्शन में जो गति है वो नहीं पकड़ने की स्थिति में RBI समय सीमा बढ़ा सकता है, ऐसे रॉयटर्स की खबर है। इसके अलावा कुछ जो रिपोर्ट्स थी उस पर कंपनी ने सफाई मांगी गई है कि पेमेंट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्विट कर चुके हैं, इस तक की कुछ खबरें थी। वेदांता, यहाँ पे ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वेदांता रिसोर्सेस ने 7 फरवरी को बॉन्ड होल्डर्स का जो रीपेमेंट है वो पूरा कर दिया है। 77.9 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 6470 करोड़ रुपए के आसपास का अपफ्रंट पेमेंट जो है बॉन्ड होल्डर्स को इन्होंने कर दिया है। डॉक्टर रेड्डी तो अनिल सर बता ही चुके हैं आपको। इसके अलावा पैराडाइज फॉस्फेट, यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने 1.14 करोड़ शेयर जो है
वो खरीद लिए हैं। हिस्सेदारी 7.06% से बढ़ के 8.46% हो चुकी है। और स्ट्राइड फार्मा यहाँ पे बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ प्रमोटर्स ने कुछ शेयर बेचे थे, लेकिन अमांसा होल्डिंग ने 11.4 शेयर्स लाख शेयर जो है माफ़ कीजिएगा वो खरीदे हैं 713 रुपये के भाव पे। बिल्कुल, तो बहुत एक्शन हो रहा है स्टॉक्स में, रखिएगा नज़र। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। आशीष के पास FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले तो टॉप रिपोर्ट्स बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट प्राइस 5,325 रुपये से बढ़ाकर 5,650 रुपये कर दिया है। 4,909 रुपये का भाव चल रहा है। वहीं CLSA भी आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस को बढ़ा रहे हैं। JP मॉर्गन ने भी टारगेट प्राइस बढ़ाया, लेकिन गोल्डमैन सैक्स अभी भी बिकवाली के राय को बरकरार है और मॉर्गन स्टैनली का टारगेट भी आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से कम का ही है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कमेंट्री आप देखें तो मान रहे हैं कि लगातार मार्केट शेयर पिकअप देखने को मिल रहा है EV सेगमेंट में भी और नॉर्मल गाड़ियों में भी, और जो नतीजे हैं वो इनलाइन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। डिविस लैब नतीजों का इम्पैक्ट है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। टारगेट प्राइस 3,850 रुपये से घटाकर 3,670 कर दिया है। जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 3,610 के टारगेट के लिए। ONGC पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 254 रुपये का टारगेट, 268 का भाव। टाटा पावर पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, बिकवाली के राय को बरकरार रखा है और जो टारगेट है 240 से बढ़ाकर 249 कर दिया। स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी 392 रुपये पर। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो मान रहे कि नतीजे जो हैं थोड़े से कमज़ोर साइड पर देखने को मिले हैं और जो कि पॉजिटिव है वो सोलार EPC बिजनेस है। हालांकि जो कोल JV है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला, लेकिन व्यू अंडरवेट का है। 213 रुपये का टारगेट है। बंधन बैंक यहाँ पर भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 270 से घटाकर 250 कर दिया है। JP मॉर्गन की तरफ से टारगेट प्राइस थोड़ा सा अग्रेसिव है, 320 से घटाकर 270, और गोल्डमैन सैक्स ने भी टारगेट प्राइस दिया 292 से घटाकर 274 कर दिया है। सभी का मानना है कि लोअर अदर इनकम के चलते और हायर प्रोविजंस के चलते यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला और EPS के अनुमान में भी ब्रोकरेज हाउस में मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट 10% तक की कटौती की और मान रही कि जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये थोड़ा सा कमज़ोर साइड पर है। MCX यहाँ पर इम्पैक्ट है, अंडरवेट की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने 2,070 रुपये का टारगेट दिया, लेकिन स्टॉक चला 3,830 रुपये का। होनासा कंज्यूमर्स JP मॉर्गन की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड, पहले न्यूट्रल की राय थी, अभी अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 425 रुपये से घटाकर 390 कर दिया है। 433 का भाव चल रहा है और ये मान रहे हैं कि डाउनसाइड रिस्क यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक्सपेक्टेशंस में। खासतौर पर अगर आप देखें तो स्लोअर रेवेन्यू ग्रोथ इनके लिए कंसर्न है। इसी के चलते जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी है, लेकिन टारगेट प्राइस इनका बढ़िया है 590 रुपये का। अपोलो हॉस्पिटल मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। टारगेट प्राइस 6,201 रुपये से बढ़ाकर 7,181 कर दिया। इनसे ज़्यादा बुलिश है JP मॉर्गन, 7,450 का टारगेट दे रहे और सबसे ज़्यादा टारगेट दिया सिटी ने खरीदारी की राय के साथ। लक्ष्य 6,260 रुपये से बढ़ाकर 7,670 का दिया है। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, अल्केम लैब JP मॉर्गन की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट किया है। 4,525 रुपये से बढ़ाकर 5,640 रुपये का टारगेट दिया है। 5,328 रुपये का भाव चल रहा है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। ऑरबिंदो फार्मा मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1,000 रुपये का भाव, 1,300 रुपये का टारगेट है और ये मान रहे कि रेवेन्यू का आंकड़ा इनलाइन है। हालांकि कामकाजी तौर पर अगर आप देखें और मुनाफे का आंकड़ा इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। PB फिनटेक जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट कवरेज की गई है शुरुआत खरीदारी के राय के साथ। 934 का भाव, 1,150 रुपये का टारगेट है, लेकिन ये मान रहे कि ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन दिक्कत है कि हो सकता है कि आगे इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आए। LIC पर बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है JP मॉर्गन की तरफ से, जहां पर अपग्रेड आया। पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी, अभी ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 690 रुपये से सीधे बढ़ाकर 1,340 कर दिया है। 1,081 की क्लोजिंग चल रही है और ये मान रहे कि स्टॉक ने जो है आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी में 28% की तेजी आई है पिछले 12 महीने में, इसने 82% का रिटर्न दिया है और ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगा क्योंकि नतीजे काफ़ी बढ़िया आए हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 660 से बढ़ाकर 750 का दिया है। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3,770 का कर दिया है। स्कॉच कोबोटा में रिएक्शन देखने को मिला था रिजल्ट का। HSBC रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, 2400 रुपये का टारगेट है और UBL पर अगर आप देखें तो परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर का केस हो सकता है क्योंकि JP मॉर्गन
ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1950 का टारगेट है। हालांकि टारगेट प्राइस कट किया, लेकिन सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस दिया 1600 रुपए का। ओके, तो ये हैं ढेर सारे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द वीक की। स्वागत है आप सभी का। बंसल जी करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी देखिए, फ्राइडे को मैंने 2 पिक ऑफ द डे दिया था। एक जॉइंट था कुणाल जी के एब्सेंस में, उसके टारगेट्स अचीव हुए। फिर चलते चलते भी काफी समय बाद पिक ऑफ द वीक वोडाफोन आइडिया दिया था। सबसे बढ़िया तो फ्रंट लाइन में वोडाफोन आइडिया लग रहा है, बट दूसरा एक स्टॉक निकाल के लाया हूँ, कैम्स अभी तक चला नहीं है, टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है, साइडवेज हो रखा है, स्टॉक इज गेयरिंग अप फॉर अ बिग अप मूव। इन स्तरों पर करेक्शंस पर मतलब कि एक्यूमुलेट करें, 2900 के राउंड की क्लोजिंग है, 2700 पे लगाना है स्टॉप लॉस, 3236 3236 के टारगेट के लिए कैम्स है मेरा पिक ऑफ द वीक। कैंप्स में करें खरीदारी इस हफ्ते के लिहाज से, ये है राय आपके लिए बंसल जी। कुणाल जी सुप्रभात, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बताएं सर इस हफ्ते के लिए आपको क्या है पसंद। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी वीकेंड पर मैं गया हुआ था चेन्नई, और चेन्नई में भी अनिल जी हमारे दर्शक बहुत हैं, बहुत सारे लोग मिले, सबने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। क्या बात है। और अनिल जी खरीदारी की मेरी राय है पिक ऑफ द, और अनिल जी दक्षिण भारत में भी लोग बिजनेस देख रहे हैं, और मेरी खरीदारी की राय है नौकरी पर, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले सप्ताह भी मैंने और राकेश जी ने की, आपने भी इस पर खरीदारी की राय दी। और वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट आता हुआ इस सप्ताह मैंने देखा, तो इस पर वीकली चार्ट्स पर इस ब्रेकआउट के दम पर मुझे लगता है कि नौकरी में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी की राय नौकरी में है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 5435 5435 के स्टॉप लॉस से नौकरी खरीदना है। पहला टारगेट 5600 का, दूसरा टारगेट 5675 रुपए का। खरीदारी की राय है नौकरी। ओके, नौकरी पर खरीदारी करने की राय, यानी कि इन्फो एज पे। पिछले हफ्ते हमने इस स्टॉक को दिया भी था कि जिस तरह से पीबी फिनटेक और जोमेटो के नतीजे हैं, उसके दम पर चूंकि इन दोनों के कंपनियों की 13-14% हिस्सेदारी इन्फो एज के पास में है, उसका फायदा मिलेगा। ये स्टॉक करीबन 10% ऑलरेडी चल चुका है। हमारे सारे टारगेट पिछले हफ्ते के हासिल हुए, अभी भी इसे होल्ड करें, अच्छा एक्शन दिख सकता है। ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपके भी। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज का जो मेरा पिक ऑफ द वीक है वो है कॉनकोर, दैट इज कंटेनर कॉर्प। 940 से 935 की रेंज में एक्यूमुलेट करना है इसको। स्टॉप लॉस रहेगा 910 का और अपसाइड टारगेट रहेगा 990 रुपए का। पिछले दिनों इतना वोलेटाइल मार्केट्स रहा, फिर भी कॉनकोर में कोई भी मेजर वीकनेस हमें देखने को नहीं मिली, तो एक दिखाता है कि काउंटर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। लाइफ टाइम हाई पर ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करा, तो इस ब्रेकआउट के चलते वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे, तो इस ब्रेकआउट के चलते एक अच्छा अपसाइड ये वीक में और आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। तो कॉनकोर में बाइंग की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकोर में खरीदारी करने की राय 990 के लक्ष्य के लिए इस हफ्ते के लिए। आज से जैन साहब भी हमारे साथ तैयार। जैन साहब सुप्रभात, स्वागत आपका भी। शुक्रवार को भी शो किया था सर शाम को आपने। फ्राइडे को शो इस बार प्रीपोर्ड होके वेडनेसडे को करना पड़ा अनिल जी, जो गेस्ट ओह, आने वाले थे उनके, फिर तो आपके 8-10 स्टॉक तो बच गए, आप दे ही नहीं पाएंगे। कई बार होता है अनिल जी, बताइए सर। कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है जी, इस हफ्ते का शेयर बताइए। हाँ, इस हफ्ते भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं, और उनमें से सीमेंट स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं मुझे। जो अडानी सीमेंट ट्विंस है, मतलब एसीसी और अंबुजा, इनको एक ही माने अनिल जी, ये दोनों साथ मूव देते हैं और बढ़िया लग रहे हैं। वैसे ही सीमेंट सेक्टर इज लुकिंग वेरी गुड। फिर मुझे जो आपकी पीएसयू बैंक्स है, इनमें भी बहुत बढ़िया चाल लगती है, और बैंक स्टॉक्स में मैं बुलिश हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अंडर प्ले कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे भले वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पीएसयू बैंक्स हो, वो वापस से पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट वीक सर्टेनली क्रेडिट पॉलिसी के बाद थोड़ा सा वो हुआ। सो बीओबी एंड कैनरा बैंक, ये दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक स्टॉक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरती इंडस्ट्रीज, जो कि आपका भी चहेता स्टॉक, और इनफैक्ट चहेता नहीं, मतलब आपने रेकमेंड किया नीचे के लेवल से और बहुत बढ़िया मूव भी दिया। और ये सारी राय देखिए, जनरली ये स्टॉक्स रेगुलर एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं, तो इन सबको आगे पीछे हम लोगों ने क्लाइंट्स को भी बताया हुआ है, तो एक सेफ रहेगा कि आप लोग अपनी भी रिसर्च करके करें। एंड मेन पिक ऑफ द वीक है वो ग्राइंडवेल नॉर्टन, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स ग्राइंडवेल नॉर्टन। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो इस हफ्ते देखे जा सकते हैं।
ओके तो ग्राइंडवेल नॉर्टन यहाँ पर भी कर सकते हैं खरीदारी, एसीसी, अंबुजा, आईसीआईसीआई, बीओबी और ऑफ कोर्स आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। जैन साहब एमसीएक्स जरा इस पर भी एक बार राय दे दें, इसके भी नंबर्स आए थे सर, थोड़े अनुमान से कम थे बट एवरेज डेली टर्नओवर कुछ अच्छा आया है, एक दो इंटरनल्स और थोड़े बेहतर होकर आए हैं, क्या राय रखते हैं सर इन लेवल्स पर एमसीएक्स पे? देखिए एमसीएक्स तो मुझे बढ़िया लगता ही है, मतलब मैं इनफैक्ट 1200 के लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और अभी भी होल्ड की राय है, हमने हमारे क्लाइंट्स को यही राय दी हुई है। और जो इनके जो प्रॉब्लम थी वो तो है ही है, जो इस क्वार्टर में अब आगे के क्वार्टर्स में नहीं दिखेंगे वो प्रॉब्लम्स, तो जो भी वो सॉफ्टवेयर चार्जेस और ये सब का है, तो इसलिए प्रॉफिट्स नेगेटिव आ रहे हैं। सो वी हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। एंड सही बात है, थोड़ा सा टॉप लाइन तो वैसे बढ़ के ही आया, टॉप लाइन मुझे ठीक ही लग रहा है, दिसंबर क्वार्टर का बढ़िया ही है, लास्ट दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले 143 करोड़ के टॉप लाइन के सामने 191 करोड़ का टॉप लाइन है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ हमारी राय पे वो होल्ड करके रखे, क्योंकि एक्सचेंजेस वाले स्टॉक्स अच्छा करें, भले वो बीएसई हो, सीडीएसएल, मतलब जो भी मार्केट इकोसिस्टम वाले स्टॉक्स है, और एनएससी के आईपीओ को लेकर वैसे भी काफी एक्साइटमेंट बना, और वहां पे भी जो हम लोग अनलिस्टेड स्पेस में एनएससी के भाव देखते हैं तो वो भी अच्छे खासे पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ते हुए सुनने को मिले हैं। तो चलिए एमसीएक्स देखते हैं आज कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहती है। औरोबिंदो, इसके भी नंबर्स आए थे, मेहुल जी जरा एक बार औरोबिंदो का चार्ट देख लें, बताएं सर इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं। 1000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई थी सर फ्राइडे सेशन में। देखिए काउंटर में ऑलरेडी थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ गया, लगभग 1200 से ये 1000 के पास आ गया, तो अभी थोड़ा सा तो ओवरसोल्ड हो गया शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। अगर मैं पिछले 2-3 दिन की बात करूं तो एक अच्छा रिवर्सल कैंडल बना है, तो यहाँ पर आज के सेशन में 1020 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी ये निकलता है तो ही एक रिवर्सल कंफर्म होगा कि करेक्शन एंड हो गया है, तो 1020 के ऊपर इसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस 1000 के नीचे का आप लगा सकते हैं, और अगर 1020 निकलता है तो एक 40 पॉइंट की अपसाइड यानी कि 1060 तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। सो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 1020 का रहेगा आज। 1020 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, देखते हैं औरोबिंदो आज कैसा रिएक्शन दिखाता है ट्रेड में। IRFC, बंसल जी जरा इसका चार्ट देख लीजिए। ऑफ कोर्स रेलवे स्टॉक्स में सबसे एक्टिव रहा है, एक दो थोड़े करेक्शंस भी आए हैं इसमें बीच बीच में, बट अदरवाइज वन में मूव रही है IRFC के। रिसेंटली थोड़ा करेक्शन जरूर आया, फ्राइडे को भी 5% गिरा था, थोड़े मिले जुले नतीजे, 8.5% रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है, हालांकि मुनाफा थोड़ा कम आया है, फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी इनकी बढ़कर आई है। IRFC चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दीपांशु, एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पे स्टॉक साइडवेज हो रखा है और टेक्निकली ऊपर में 166 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 166 166 के ऊपर निकले तो फ्रेश खरीदारी की राय होगी। एल्स जिन्होंने ट्रेडिंग के नजर से दीपांशु ले रखा है, मेरी समझ से एक बार निकलना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। 166 के ऊपर ही खरीदारी की राय है। 166 ये अगर लेवल क्रॉस करे तो ही ट्रेडिंग के लिए इस पर खरीदारी करें, वरना जाने दीजिए। IRFC ये आपके लिए काउंटर है, फोकस में रहेगा। SJVN, कुणाल जी एक बार इसका चार्ट देख लें, थोड़े कमजोर नतीजे, जितना स्टॉक एक्टिव रहता है उतने खास नतीजे नहीं है। रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा थोड़ा गिरा है, मार्जिन्स में हल्का सा प्रेशर आया है, बट मुनाफा इनका आधा हो गया है, वो थोड़ा इंपैक्ट जरूर है। SJVN चार्ट्स क्या कहते हैं सर? देखिए कुछ करेक्शन हमने शुक्रवार को भी आता हुआ देखा है दीपांशु, तो मुझे लगता है कि स्टॉक काफी ओवरहीटेड है, यहाँ पर एक करेक्शन बिल्कुल मुमकिन है। करेक्शन में आपको ये स्टॉक 130 125 के लेवल्स पे दिखा सकता है, उन स्तरों पर सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 125 और 130 के बीच में अगर स्टॉक करेक्शन में आपको मिलता है तो उन स्तरों पर आप इसमें री एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, या जो अभी तक हिस्सा नहीं ले पाए वो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि करेक्ट होने पर इसमें डिप्स पर बाय करने की रणनीति बनानी चाहिए। फिलहाल वेट एंड वॉच करें। फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे आपके लिए। SJVN ये काउंटर है जो रेडार पर रहना चाहिए, देखते हैं आज कैसा एक्शन इस पर रहेगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस ये काफी एक्टिव रहता है, मेवल जी एक बार इसका चार्ट देख लें। वैसे तो स्टॉक रिसेंटली काफी अच्छी रैली दिखा रहा है, फ्राइडे को ऑफकोर्स थोड़ा कमजोर था, नतीजे कुछ ज्यादा खास नहीं आए। नेट प्रीमियम में करीब 14% की बढ़त है, बट मुनाफा 4.5% इनका गिरा है। चार्ट्स क्या कहती है सर इसकी? दिपांशु देखिए चार्ट्स पर तो बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट जो 270 280 के पास जो ब्रेकआउट आया था बहुत ही अच्छा मूव आया। अब फ्राइडे को थोड़ा करेक्टिव मूव आया, मैं समझते रिजल्ट थोड़े एंटिसिपेटेड थे ऑलरेडी। अब जो कि रिजल्ट थोड़े से
वीक आए हैं, थोड़े नहीं, ज्यादा नहीं बट थोड़े से वीक है, तो थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है, बट वो करेक्शन में इस काउंटर को बाय करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी 270 280 के बीच में, अगर एक काउंटर मिलता है तो एक अच्छा बाइंग एरिया रहेगा। ऑफकोर्स वहां पर एक कंफर्मेशन आएगा तब बाय करना है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच है, करेक्शन स्टार्ट हुआ है, आज रिजल्ट के चलते अगर करेक्टिव मूव आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है स्टॉक में। तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन है। इस बीच आइए जय ठक्कर तैयार, लेते हैं उनसे उनका पिक ऑफ द वीक। जय बताए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी, जो पिक ऑफ द वीक है मेरा, पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि ये स्टॉक अनिल जी बैन में है, बट कैश इक्विटी कैश सेगमेंट में इसे खरीद सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल सेटअप काफी बढ़िया है इसका। टेक्निकल सेटअप्स की बात करूंगा तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसका क्लोज आया था 123.90 रुपए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में जो हिसाब से ग्लोबल लेवल से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिली हमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में अब प्रीवियस स्विंग हाइज निकल जाने चाहिए जी, जो 128.25 रुपए के थे। इसके टारगेट्स इवेंचुअली जो बनेंगे दैट वुड बी 130, ये पहला टारगेट रहेगा, 133 का दूसरा टारगेट रहेगा। ऑन द लो साइड स्टॉप लॉस लगाना होगा अनिल जी 119.60 का, 119.60 का एक स्टॉप लॉस पंजाब नेशनल बैंक। फिर से अनिल जी मैं कहूंगा ये स्टॉक फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ना खरीदें, बिकॉज ये बैन में है, बट इक्विटी कैश सेगमेंट में डेफिनेटली खरीद सकते हैं। भी खरीदे। बताएं सुमित जी, आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। अनिल जी, इस हफ्ते के लिए जो स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1270 के आसपास स्टॉक का कल का क्लोजिंग है। 1245 1250 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 1245 के स्टॉप लॉस से अदानी पोर्ट पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 1300 का पहला टारगेट बनेगा, 1320 का दूसरा टारगेट बनेगा, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा अदानी पोर्ट। के लिए बता दूं, कल बाजार बंद थे, ये शुक्रवार का क्लोज है सुमित जी। 1235, ठीक है। अनिल जी आवाज नहीं आया, क्या बोले? अरे कोई बात, मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला कल का क्लोज, मैंने कहा कल का नहीं है, शुक्रवार का क्लोज रखिएगा। लगता है मुझे लग रहा है शुक्रवार से लेकर रविवार के बीच में सुमित जी ने बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा इस बार लग रहा है।